मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा। मैं आज आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर के परिवार पर। भाई आज तो बड़े लोग जुड़े हो, चलो सबको गुड इवनिंग है, सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। आज का सेशन, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखिए हाँ भाई गुड इवनिंग। आज कुछ बच्चे देखिए भाई ऐसे भी होते हैं जिसका हिंदी बेहद कमजोर होता है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक आराम से ले चलूंगा और एकदम सस्ते तरीके से। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी कहाँ से पूछी जाएगी, कैसी पूछी जाएगी। देर ना करते हुए अपने ही क्वेश्चन पे चलते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन एक नंबर कहता क्या है भाई? अगर हाँ आप लोग आज जुड़ जाइए और आप एक चीज है, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। अगर आपको समस्या का समाधान अच्छी तरह से चाहिए तो भाई एक तो काम करना पड़ेगा, आपको पेन और कॉपी के साथ बैठना पड़ेगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एक अच्छे चीजों को नोट करिए। आपके ही अपने एग्जाम में वो ज्यादा हेल्प करता है। हाँ हाँ भाई, यस। चलो आगे देखते भाई। कमेंट तो आपका सही आ रहा है, आपका कमेंट सही आ रहा है, लेकिन पढ़ने का प्रयास करिए एक बार। क्या कहता है कि इनमें से किस बोली का विकास, या आप कह सकते थे कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। चलो भाई अच्छी बात है, संबंध नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता, ये आपको पहचानना है कि आपका बिहारी हिंदी से भाई संबंध नहीं होना चाहिए। मना किया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज मना कर दिया जाता है तो मान भी लिया जाता है। भाई ये होता क्या है, देखो अगर बात किया जाए मगही की तो भाई मगही तो इसी के अंतर्गत बोला जाता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ राइट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको ये मालूम है कि मगही जो होता है आपका बिहारी के हिंदी का। भाई भोजपुरी कौन नहीं जानता? अगर आप भोजपुरी जानते हैं तो जाहिर सी बातें हैं कि आपका बिहारी के ही अंतर्गत वो भी आता है। एक चीज और, हाँ यहाँ पर मैथिली लिखा है भाई, ये मैथिली, ये तो मैथिली भी भाई आएगा इसी के अंतर्गत। ये तीन ऑप्शन ही एक ऐसे मात्र ऑप्शन है जो आपके बोली भाई किसके, बिहारी हिंदी के तौर पे आएंगे। एक मात्र ऑप्शन बचता ए। अगर ये बचता है तो, अगर ये बच रहा है तो जाहिर सी बातें हैं कि वो एकदम राइट आंसर है, इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं। तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका सही है। बात किया जाए अगर सही है तो ये भी तो कहीं बोली जाती होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं विदेश में बोली जाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यह बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है तो एक इलाहाबाद भाई, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है भाई, इलाहाबाद जो है आपका वहीं पर बोली जाती है। आज के नाम से इसे नहीं भाई, इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद में बोली जाती आपकी क्या भाई, अवधी बोली जाती है। अब चलो भाई अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है। क्या कह रहा है कि निम्न में से नासिक, ये आपकी नाक है ना, नाक, ये जब न की आवाज आती है तो वही तो नासिक है। कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, आपको पहचानना है कि अगर नासिक है तो कौन है इसमें। एक तो आपको षटकोर वाला श है दिखाई दे रहा है, आपको यह दिखाई दे रहा है, साथ साथ ग और ज भी आप सभी को दिया हुआ है। तो देखो ऐसा है ना कि आपने भी पढ़ा होगा, कि अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई कुछ होते हैं स्पर्श व्यंजन, कुछ होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क ख ग घ और अंग। ये तो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप बोलेंगे कहां से, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त के बाद आपका आता है प। अगर इसको मिला दिया जाता है यहां पर तो भाई यहां पर म पे आके खत्म हो जाता है। जब ये सारी चीजें म पे खत्म हो जाएंगी तो इसकी संख्या की बात किया जाए तो ये तो 25 होता है, जो कि क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन के तौर पर देखा जाए तो आपका भाई एक तो ज आने वाला है,
अगर ज आएगा तो भाई एक तो ग आने वाला है। और ये जो षटकोर ये स है ये कहाँ है, तो एक होता है उष्म व्यंजन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक होता है उष्म व्यंजन, उसी के तौर पर ये बोला जाता है। उष्म व्यंजन की बात किया जाए तो एक तो आपका ये वाला भी स बोला जाता है, एक तो ये स बोला जाएगा, और आपका ह भी इसी के तौर पर बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बचा है ये आपका राइट होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल गया बी मात्र एक ऑप्शन ऐसा है जो नासिक के तौर पे बोला जाता है। हाँ, एक चीज इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि और कौन कौन सी चीजें बोले जा सकते हैं, तो भाई इसमें नासिक में ना आप अगर बात करेंगे तो ये आपका ये हो गया, और अगर बात करेंगे तो ड भी आता है, न भी इसी में आता है, अगर म को भी लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें जितने होंगे सब आपके नासिक के तौर पर ही बोले जाते हैं। हाँ होता है, राइट ऑप्शन आपका बी ही सही है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट अगर भाई नए जुड़े होंगे ना तो उनको कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि आज का उनको मालूम है क्लास जो है वह एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वो क्वेश्चन लाता हूं। आप ये माध्यम मत रखिए कि सीआरपीएफ, एससीएम या एसआई या उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा। भाई अगर आपसे मैं बोलता हूं, एक बार नहीं बार बार बोल चुका हूं, किसी के लिए टेंशन मत लिया करिए आप लोग। अगर आपको कहीं भी अगर हिंदी का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, सारी की सारी जो हिंदी होती है वह इससे बाहर नहीं आएगी, इस चीज को आप मान लेना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। भाई ये आपको ल दिया हुआ है तो ये किस प्रकार की ध्वनि है ये भी तो पता होना चाहिए, कि अगर ये ध्वनियां हैं तो कहां से उत्पन्न हुई ये भी पता होना चाहिए। देखो आपने देखा होगा कि एक तो होता है यह होता है, एक यह होता है, य र ल आ गया बेचारा आपका, और साथ साथ में व को लेकर आया। तो ये तो देखो आपका ये मिला जिला के जो होते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और अगर बात किया जाए, अगर इसमें बात किया जाए, अगर इतने भी हमें नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को कि इसके आगे नहीं करना है, भाई समझने की आवश्यकता होती है। एग्जामिनर आपसे कहीं भी खेल सकता है, तो चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। यह और वह एक ऐसा होता है जो ये आपका ये अर्ध स्वर होता है, ये दोनों अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। और ऑप्शन की बात किया जाए, आगे आगे चलेंगे तो आपको ये र होता है, तो भैया लुंठित होता है, आपका ये होता है लुंठित होता है, लुंठित व्यंजन के नाम से जाते हैं। यही एक ल है जो आपका पार्श्विक व्यंजन है, ये तो आपका पार्श्विक भाई, ये जो है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका पार्श्विक व्यंजन है, तो ये आपका पार्श्विक व्यंजन है, तो ये सारी चीजों को भी नोट करेंगे आप सब। तो पार्श्विक तो हमें मिला नहीं, हमें पार्श्विक तो मिला नहीं भाई। आपको पता चल गया कि मैं आप सभी बताया कि पार्श्विक व्यंजन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो ल यहां पर छुपा हुआ था ये इसको बताया कि ये पार्श्विक है। अगर वहां पर ल के लिए कहीं पार्श्विक लगा है तो आप लगा सकते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि इस पार्श्विक के लिए ल को मत याद रखिए, यह र ल व एक तो अंतस्थ व्यंजन होता है, साथ साथ ये तो आपका लुंठित के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों जो होंगे आपके ये तो अर्धस्वर कहलाता है। बात किया जाए ल का तो बेचारा पार्श्विक है, इस चीज को भी विशेष ध्यान देंगे आप लोग, तो आपके एग्जाम में आपसे कभी गलती नहीं होगा। और अगर ये सब सारी चीजों को जब समझ में आएगा ना तो आप कभी गलती ही करेंगे नहीं, इस चीज को भी मान लेना। आप सबकी बात किया जाए क्या होगा, हाँ एक तो होता भाई जैसे आपने कभी देखा होगा ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। ये भाई उत्क्षिप्त व्यंजन वही होता है जैसे कि आपने अगर एक चीज विचार किया होगा, अगर एक चीज का विचार किया होगा तो आपको एक चीज मिलता है। आपने बचपन में तो ढ का नाम सुना होगा और साथ साथ ड़ का भी नाम सुना होगा। भाई ये ड ढ जो होता है आप बोलेंगे ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, हाँ भाई ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। और बात किया जाए कैसे ये याद रहेगा, तो याद करने के लिए भी मैं जुगाड़ बता देता हूं आप सभी की, ये याद कैसे रहेगा। एक तो होता है पढ़ना, एक तो होता है लड़ना। अगर कोई लड़ेगा तो भाई कोई पढ़ेगा, तो पढ़ना और लड़ना दोनों में जो ड़ ढ आता है वही आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस चीज को भी आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि पढ़ना में ये आ जाएगा, लड़ना में भाई ये आ जाएगा, दोनों आपका क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन है। आप सब इसे भी जानते रहेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आपको। कवित्री भाई ये देखो आपके एग्जाम में
आपके एग्जाम में अधिकांशतः बार शुद्धवर्तनी का पूछा जाता है और ये कवित्री बेचारी को लाके यहाँ पर रख दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। बचपन में तो उन्होंने कवित्री पढ़ा हुआ है, यही कवित्री पढ़ा हुआ है, इन्होंने यही दोनों पढ़ा हुआ है, और अगर ये नहीं पढ़ा है तो ये वाला पढ़ा हुआ है। कभी भी ध्यान देना, अगर कवित्री की बात किया जाए, केवल स्पेशल कवित्री की बात जब भी किया जाए आपके एग्जाम में, तो कुछ करना नहीं है। आपको एक चीज हमेशा नोट करके रखना है कि जो ये इसमें क होता है ना, ये आपका क होता है। क तो आप लिख दिए भाई, क तो आपने लिख दिया, बस इसमें आपको छोटी ई की मात्रा लगा इत्री लगा देना है, और एक में छोटी ई एक में बड़ी ई, यही आपकी कवित्री राइट होता है, जरा सा गलती नहीं होता। हमेशा पूछा जाता है तो आप इसको रटिए मत, समझिए मत। एक तो होता है क, क तो सब में लगा रहेगा भाई, क होता है, क होता है एक में छोटी ई की मात्रा लगा, एक में बड़ी की मात्रा, एक में छोटी ई की मात्रा, एक में बड़ी, कवित्री हो जाएगा। अब चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए सस्ता क्वेश्चन है। सस्ता क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि रस संबंधित से क्वेश्चन होता है। आपके एग्जाम में अधिकांश बार इस क्वेश्चन को रख दिया जाता है कि बच्चे देखिए कंफ्यूज होते हैं कि ये संचारी भावों की संख्या, अभी तो भाई कोई भी पढ़ा, रस वगैरह पढ़ा आपने, जो कुछ पढ़ा, लेकिन उसमें एक संख्या होती है जिसका ना संचारी भावों की भाई संख्या भी होती है। ये और किसी नहीं होती, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट होता है जिसको एग्जामिनर ज्यादा रखता है आपके एग्जाम में। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना कि संचारी की जब भी बात करें तो ये आप 33 लगा देना। राइट ऑप्शन है भाई, राइट ऑप्शन। हाँ, सबके सब है, सबके सब जबरदस्त तरीके से आंसर दिए हो। आपका राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो आपका क्या होगा, बी ही एक मात्र ऑप्शन है जो आपका सही है। इस चीज को भी ध्यान से देखेंगे। ये 33 ऐसे भी लिखा गया और या 33 ऐसे भी लिख दिया जाए ना, तो घबराना नहीं है आप सभी को कि 33 क्या होगा। 33 भाई आपका 33 दोनों, चाहे हिंदी में लिखे चाहे आपको संख्या दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि संचारी भाव की संख्या 33 ही होती है। लो आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर आया हुआ है और पूछा हुआ है इसमें कि शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। अच्छी बातें हैं शुद्धवर्तनी की, अगर आप सभी को चयन करना है, पहचानना है, तो स्पृशता इसमें कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के लिखा है। तो आपको ये पहचानना है। देखिए मैं बताया कि शुद्धवर्तनी से आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या है उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये स्पृशता क्या हो। देखो भाई प्र तो नहीं होता, ये जो आपका प्र लगा हुआ है इसमें प्र लगा है तो भाई प्र नहीं होता, प्रिय होता। भाई अगर वो होता तो आपका काम चल जाता। और कहीं है क्या भाई, इसमें भी प्र लगा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। साथ साथ इसको भी ले डूबा, आपको पता हो गया कि इसको भी ले डूबा, साथ साथ सारी चीजों को ले डूबा। हाँ ले डूबा तो इसका मतलब ये, हाँ खेलना आपको कितना है, मैं इसमें खेल सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो इसके साथ जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता हो गया कि ये जो सल, ये आधा स लगा भाई, ऐसे षटकोर वाला स के थोड़ी ना होता है। अपने पुस्तक में आपने देखा होगा कि बस केवल ये स्पृशता जो होता है वह आपका सटीक होता है। इसी को बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग उसके डरिए मत, आप लोग समझने का प्रयास करिए, जरा सा गलती नहीं होगा। हाँ भाई आज देखो रिप्लाई करने में क्या होता है, हमेशा किसी चीज का जवाब देना उचित नहीं होता, इसीलिए चीजों को समझना, बेहतर तरीके से समझना आवश्यकता होता है। कुछ बच्चे आज हैं, नए हैं, पुराने हैं, वो भी जुड़े रहे। होता क्या है कि एग्जाम में जब करीब में होता है तो मैं आप सभी बताता हूं कि थोड़ा सीरियस होना भी आप लोगों के लिए एक जरूरी होता है, जरूरी होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये 7 कहता है कि आपको दिया है, एक तो अ दिया है, एक तो छोटी ई दिया है, दोनों को प्लस करके एक मात्रा दिया है। स्वर संधि के किस भेद का व्यक्त करता है, किस भेद को व्यक्त करता है वही पहचानना है। दीर्घ संधि को करेगा या गुण संधि को, आपके वृद्धि संधि दिया है, एण संधि का भी जिक्र किया हुआ है। चलो आपको पता चल गया कि ये 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं। तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपसे बात किया जाए, जब भी बात किया जाए क्या होने वाला है ऑप्शन का करेक्ट। तो देखो एक तो होता है भाई अ होता है, ए होगा, ए होगा, या कहीं ओ दिख जाए या कहीं अर दिख जाए। ये जो होते हैं ना, ये सारे सारे चीजें जो होते हैं तो गुण को दर्शाते हैं, ये तो गुण को दर्शाते हैं। तो ये आपके गुण को दर्शाते हैं, तो हमें मिल गया गुण, यही पहचान है। गुण की अगर पहचान करना तो उसमें ए मिलेगा, बीच में ओ मिलेगा, नहीं मिला तो अर मिलेगा। आप कहेंगे कैसे, तो भाई लिख दिया जाता है इसमें कैसे। एक तो आपके पढ़ा होगा भाई, एक होता है अपेक्षा। मान लो अगर मैं यहां पर अपेक्षा लिख लिया, देखिए भाई आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं, हाँ मान लीजिए मैं अपेक्षा लिख दिया,
तो आपको घबराना थोड़ी ना है, क्योंकि आपको पता है कि अ तो दिखाई दे रहा है, इसमें अ है, अपेक्षा भाई अ तो दिख ही रहा है। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपेक्षा के लिए, सिर्फ आपको इतना ध्यान से देखना है, क्या बीच में आपको ए की मात्रा दिख रही है या नहीं? दिखेगा तो ओ की मात्रा दिखेगी, नहीं दिखेगा तो अर का दिखेगा। अगर कुछ दिखा तो आप लगा सकते हो, आपको दिख गया ए की मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है, तो आपका गुण संधि ही में आपका ऑप्शन एकदम सही बात एकदम होता है। आप बात करेंगे कैसे, आप कहेंगे कैसे भाई, लिख दिया अप लिख दिया, यहां पर मान लो अप लिख दिया प्लस इच्छा में इसको तोड़ दिया, अप लगा के इच्छा में इसे तोड़ दिया, तो यही तो क्वेश्चन का पूछा था कि अगर इसे तोड़ने के बाद क्या मिलेगा। इसमें प की मात्रा है, इसमें प है तो अ की मात्रा है बची, इसमें क्या है आपकी प्लस लगा हुआ है, इसमें क्या है ई की मात्रा है, यही दोनों प्लस लगा के ए का मात्रा कहलाया। तो आप यह कह सकते थे इसमें तो आपका गुण संधि ही होगा। गुण संधि को पहचानना नहीं है आप सभी को, सिर्फ इतना ध्यान दें कहीं अगर ए ओ अर दिख जाए तो हमेशा लगा के चले आना, गुण संधि ही सही होता है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। हाँ आज का जबरदस्त सेशन है, आपको पढ़ना है उसी हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम को निकालना है तो निकलेगा कब, जब आप रोजाना जुड़ेंगे तब। हाथ को हाथ न सूझना, लो आपको ये बोल दिया है कि हाथ न सूझना भाई का अर्थ क्या होगा यही बता दो। तो ये बातें तो तभी हमें पता चलेंगी जब हम चीजों को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी हमें चीजें क्लियर होंगी। भ्रम में पड़ जाना, या आप कह सकते हैं खोए रहना, घना अंधेरा होना, या चोट लगना। भाई चोट लगेगा तो कैसे कोई आप कहेगा कि हाथ को न सूझना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भी कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ा हुआ है हर चीज के लिए, लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, ओवर ज्यादा भी होना चाहिए, लेकिन ओवर ज्यादा कब होना चाहिए, जब आपका एक जरूरत सही समय हो, वहां जरूरी है। ओवर का ही जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपके पास ओवर नहीं है तो आप बिना काम के हैं, तो इसलिए ओवर नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं अभी ओवर नहीं, ओवर से भी ज्यादा होना चाहिए आपके पास, लेकिन कब, जरूरत के हिसाब से। ये घना अंधेरा जब भी छा जाएगा तो आपका यही होता है कि हाथ न सूझना, ये आपका राइट ऑप्शन दे देगा, घना अंधेरा होना। चलो अब भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया यहां पर 9 आया हुआ है। 9 ये कह रहा है कि थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। भाई अभिप्राय है क्या है, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के साथ ऐसे ए लगा दिए, चलो भाई बी लगा देते हैं, सी के बाद डी लगा देते हैं, ऐसे ऑप्शन को तो देना नहीं है। आप सभी को पता है ऐसा ऑप्शन तो देना नहीं है। एक बार दिया करिए और कॉन्फिडेंस के साथ दिया करिए कि गुरुजी ऐसा है कि जो आंसर होगा सटीक तरीके से वह हमारा केवल यही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो थाली का जो भी पूछा है बैगन से क्या अभिप्राय है, तो आपको एक भी पता चल गया कि जब भी आप कहेंगे ये क्या होता है, ये बैगन वगैरह क्या है भाई, थाली का बैगन से क्या मतलब है, इसका मतलब मैं बताता हूं कि जब भी अस्थिर विचार करने वाला कोई रहेगा, अस्थिर विचार करने वाला मतलब वो एक स्थिर विचार नहीं है, अस्थिर विचार करने वाला अगर कोई है तो उसे को हम बोलेंगे वह तभी पॉसिबल है जब सिद्धांतहीन व्यक्ति ही एक ऐसा मात्र ऑप्शन होता है जिसे अस्थिर विचार करने को जताया जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट होने वाला है, क्योंकि गोल मटोल तो थोड़ी ना होता है, अधिक भी चिकना थोड़ी, अधिक कोई चिकना है। मान लो हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी भाई, हाँ भाई सबको पता है कि ये आपका ये जो अधिक चिकना होना, इससे तो कोई अभिप्राय थोड़ी ना है उसका अभिप्राय कि भाई आपका चिकना हो गए हैं, तो ऐसा संबंध नहीं है। चौड़ा भी होना, भाई सीना चौड़ा थोड़ी ना होता है किसी का, या फिर किसी प्रकार से आप बोलेंगे चौड़ा होना, तो ये गलत बात है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि अस्थिर विचार रखने वाला जो भी होगा आपका क्या कहलाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है वो। क्वेश्चन नंबर आ गया 10 भाई। 10 ये कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसा है, मैं बताता हूं, आपने अभी तक कभी भी प्रत्यय नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या जरूरत है पढ़ने का, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ओ भैया शेयर मार्केट का जुगाड़ होता है
कि जो मैं एकदम बता देता हूं आप सभी को, आप लोग अपने ही कॉपी में नोट वगैरह करके चलेंगे। बात किया जाए कैसे, लो आ गया। शेयर मार्केट का जुगाड़ सिर्फ ये कहता है आपको कि जब भी आपको प्रत्येक की पहचान करनी है तो आपको मूल शब्द पकड़ना पड़ेगा। आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? मूल शब्द को पकड़ना पड़ेगा। पीछे का जो कुछ बच जाए, आपके पीछे शब्द के बाद जो कुछ बच जाए वह आपका प्रत्यय कहलाता है। तो मतलब यहां पर लिखा जा सकता है कि प्रत्यय के पीछे जो कुछ बच जाता है क्या कहलाता है? हमेशा के लिए प्रत्यय कहलाता है। आइए पहचानते हैं, अगर इसमें कुछ है तो देखते हैं भाई। आपको यहां पर दिया हुआ है क्या? ये तो अगर क्या दिया, वीक का कोई मतलब होता है क्या? वीक का कोई मतलब होता है क्या भाई? इसके पीछे तो ल लगा हुआ है लेकिन हमें मूल शब्द तो मिला नहीं। यहां पर अल लिखा हुआ है। अगर इसमें आपको उपसर्ग की जगह उपसर्ग पहचानना होता तो आपको कल से काम चल जाता, क्योंकि आगे की तरफ उपसर्ग होता है। लेकिन मैं बात किया है प्रत्यय का, पीछे की तरफ जाना है। तो यहां पर आप, हाँ राइट ऑप्शन है आप सभी का, लेकिन ध्यान से देखेंगे चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये विकल, विकल क्या है? विकल में आपको क्या मिला भाई? आपको तो पता नहीं चला। जब भी पीछे के लिए विक का कोई मतलब नहीं है, अल का कोई भी मतलब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पुल का भी कोई मतलब मूल शब्द निकला नहीं। हाँ एक चीज हो सकता है कि यहां पर अगर आप इसे तोड़ना चाहेंगे तो धन प्लस इक में तोड़ सकते हैं। धन प्लस इक में इसको तोड़ सकते हैं। आप अगर इनको धन प्लस इक में अगर तोड़ेंगे तो आपको धन तो मूल शब्द मिल जाएगा, और आपका पीछे का जो बचता है वह आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो भाई ऑप्शन में आपके इसमें छुपा हुआ है, डी ऑप्शन में, धनिक में ही आपका प्रत्यय छुपा हुआ था। अगर जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। दोबारा थोड़ी पढ़ना है आप सभी को प्रत्यय। भाई प्रत्यय के लिए मैं एक बार बताता हूं और अच्छे से बताता हूं, प्रयास करिए, उसे ध्यान से देखिए चीजें। भाई परिभाषा अगर बताया होता नहीं समझ में आता, इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अपील शब्द है। अपील जो है होता नहीं, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे या फिर क्रिकेट कुछ लोगों ने खेला भी होगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों ने क्रिकेट भाई लगभग खेला होता है बचपन में। होता है कि एक अंपायर होता है, अंपायर जब वो आउट हो या ना हो, संदेह का जब भी बात होता है तो कहा जाता है कि अपील किया जाता है, भाई ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो उसके माध्यम से एक चीज निकलता है, अगर ये अपील है, ये भाषा है, तो किस भाषा है, कहाँ का शब्द है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए अपील को यहां पर रख दिया गया है, क्योंकि अपील को नहीं रखा जाता तो आपको कैसे पता चलता कि ये अपील क्या है? भाई किसी किसी का नाम कपिल होता है और किसी किसी का नाम अपील होता है भैया, लेकिन कपिल तो नाम वाला है, अपील तो एक प्रकार का शब्द है, वही पहचानना है आपको ये शब्द है तो कहाँ का है। चलो तत्सम की बात किया जाए, कभी भी अगर तत्सम की बात किया जाए तो आपको एक चीज पता चल गया होगा, जैसे कि अगर कोई संस्कृत का शब्द है वो ज्यों का त्यों भाई इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, तो आप ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ यह आप जान लीजिए कि भाई अगर कोई संस्कृत का शब्द है, कोई संस्कृत का शब्द है तो आपका भाई तत्सम के तौर पे जाना जाएगा। अब बात किया जाए कैसे, तो भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई एक तो प्रथमा द्वितीया ऐसा पढ़ा होगा। भाई ये जो प्रथम होता है तो, या फिर प्रथम की बात किया जाए, अगर आप नहीं कहना चाहते तो एक तो पृथ्वी बेचारी होती है, ये भी होती है, ये भी आपकी क्या होती है? आपका तत्सम होता है। सूर्य की बात किया जाए भाई, ये भी तो आपका तत्सम है। और अगर इन्हें अगर आप तद्भव बना देते हैं, अगर इनका एक हिंदी का रूप दे देते हैं, वो तो तद्भव कहलाएगा। तो क्लियर हो गई, परिभाषा भी यहां हो गया कि जो आपके हिंदी के शब्द रहेंगे वो आपके लगभग तद्भव रहेंगे भाई, वो अधिकांशतर तद्भव ही रहते हैं। तो बात किया जाए कौन कौन सा हो सकता है, तो आइए पहचान लेते हैं। प्रथम की बात किया जाए तो भाई अगर तद्भव बनाना है तो पहला लिखना पड़ेगा, पहला ही लिखना पड़ेगा। अगर ये पृथ्वी है, मान लो अगर ये पृथ्वी है, अगर इसे तद्भव बनाना है तो धरती लिखना पड़ेगा। और अगर ये सूर्य है तो मैं बताया आप सभी को, हिंदी में आपको लिखने के लिए तद्भव के लिए आपको सूरज बनाना पड़ेगा। लो भाई बना दिया। ये सारी चीजें आपकी क्या हैं? तत्सम तद्भव। एक चीज और नोट करना विशेष, मैं हमेशा बातें बताता हूं आप सभी की कि तद्भव की पहचान करने के लिए एक जुगाड़ होता है।
जब भी एग्जाम में आपको ना मोस्टली चीजें मैं बता देता हूं कि आपको अगर किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अगर किसी भी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो भाई लगभग चीजें आपकी 99 पॉइंट जानते हैं क्या होता है, वह हमेशा के लिए तद्भव होता है। ये हम याद कर लेना भाई, ये होता है तद्भव होता है। ये आप याद कर लेना कि लगभग चीजें जो होंगी वह आपकी तद्भव होंगी। वह कंडीशन कब होगा, जब किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ रहेगा। तो आप कहेंगे कैसे, लो भाई लगा दिया, गेहूं के ऊपर लगाता हूं तो भाई यह क्या कहलाएगा, गेहूं कहलाएगा, तद्भव है। अगर चंद्र होता तो काम नहीं चलता भैया, चांद है तो चांद भी आपका एक प्रकार से क्या है, तद्भव के तौर पर आएगा। गांव अगर लिखना चाहते हैं तो गांव लिख दीजिए भाई, गांव लिखेंगे, ग्राम जब लिख देंगे, ये जो ग्राम होता है तब तो भाई आपका किस में आएगा, तत्सम के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन ग्राम जब लिख देंगे, यानी कि कहने का सिर्फ तात्पर्य ये रहा, अगर किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वह आपका अधिकांश स्तर क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। देशज क्या होता है भाई, देशज तो वही होता है जिनके उत्पत्ति का स्रोत खुद ना पता हो, जिसके उत्पत्ति का आपको ना, जिसके भाई लिखता हूं, अगर मैं लिखना चाहता हूं, जिसके भाई, जिसके उत्पत्ति का स्रोत पता ना हो। स्रोत जो होता है, ये आपका स्रोत जो होता है भाई पता नहीं होता, ये आपका स्रोत पता नहीं होता। आप कहेंगे स्रोत क्या होता है, पता न हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, पता न हो। तो आप कहेंगे भाई कैसे होने वाला है, तो आपको मैं बता देता हूं क्या होने वाला है। अगर आपको ये पता चल गया कि जिसके उत्पत्ति का स्रोत न पता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हमेशा के लिए देशज कहेंगे। परंतु आम बोलचाल में भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं उसे, आम बोलचाल भाषा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, परंतु वह क्या है, देशज है। एक इंपॉर्टेंट, दो चार इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उसे लिख देता हूं। अगर मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आ गया, मान लीजिए अगर गलती से आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आ गया, आपने कटोरी को, अगर आपको सेवई बनाए हुए हैं तो बोलेंगे भैया कटोरा में सेवई लाना, तो बोलेगा अरे इसको कटोरी को कटोरा बोला जाता है क्या, हाँ भाई कटोरी को जब कटोरा बोला जाएगा तो यह आपका एक प्रकार से क्या होगा, ये जो कटोरा होता है बेचारा, ये तो आपका देशज शब्द होता है। उनको मेहमान जी को थोड़ी न पता है कि भैया इसको कटोरा बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई देखने आया किसी को तो ये भी हो सकता है कटोरी की जगह आप कटोरा बोलेंगे तो समझने का नहीं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता है परंतु आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है आपका तेंदुआ होता है भाई, ये जो तेंदुआ तो देखने में लगता है बेचारा ये तो विदेशी है, लेकिन विदेशी शब्द नहीं है, इसे देशज शब्द है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि तेंदुआ किस भाषा का शब्द है, भैया ये तो देशज भाषा का शब्द है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर बात किया जाए कौन कौन सा होता है, भाई देखो एक तो होता है ठेस आदमी होता है, ठेस लिख दो, बहुत ठेस आदमी है भाई, ये जो ठेस होता है ये भी तो आपका क्या है, देशज है। एक तो और होता है भाई जूता भी होता है, जूता होता है, लोटा होता है, ये सारी चीजें जो होंगी वह आपका देशज के तौर पर आती हैं। हाँ, बात किया जाए अगर ये बात विदेशज क्या है, विदेशज तो वही है भाई जिसके भाई ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई शब्द है जो विदेश से आया हुआ है, ऐसा कोई शब्द है जो विदेश के शब्द है, मतलब विदेशी शब्द है, परंतु आम बोलचाल भाषा में हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। भाई टिकट आप लेने जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो आपने उसे कभी नहीं बोला भैया दूसरा कुछ दे दो, हमेशा बोलते हैं भैया ऐसा है कि मुझे टिकट दे दो, तो लो आप भी बोलने में इस्तेमाल करते हैं। टिकट जो होता है वह भी आपका क्या है, आपका विदेशज शब्द है। हाँ, एक चीज और अगर बात करेंगे, अगर गलती हो जाती है तो आप अफसोस करते हैं, अफसोस करेंगे तो वह आपका अफसोस, तो बोला भाई बड़े अफसोस हो रही है कि फला ऐसा चीज हो गया, तो भाई अफसोस भी आप प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विदेशज शब्द है। आप बात करेंगे कौन सा भाई, फारसी भाषा का शब्द है। तो और अब बात किया जाए हिंदी, भाई जो हम लोग दिन रात हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी हिंदी का थोड़ी ना है शब्द, ये तो विदेशी शब्द है। आप बोलेंगे कौन सा, लो भैया फारसी भी आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर बात किया जाए और कौन कौन सा चीजें हो सकती हैं, डॉक्टर के पास अधिकांशतर ये डॉक्टर जो होता है आपको दवा देने के लिए काम आता है बेचारा, ये भी आपका डॉक्टर भी एक प्रकार से विदेशी शब्द है, यहाँ का नहीं है। इन सारी चीजों को भी नोट करेंगे। बात किया अपील कहाँ है, तो अपील भी एक प्रकार से विदेशी भाषा का शब्द है। ये हुआ राइट ऑप्शन। चलो अब समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आएगा नहीं, पूरा लेके चलता हूं ताकि चीजें आपको समझ में भी आए।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, पीताम्बर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुब्री समास दिया हुआ है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय और द्विगु दिया हुआ है। आपको डरना थोड़ी ना है, मैं बताता हूँ किस कैसे क्या होने वाला है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ा भाई, मत पढ़ो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये बहुब्री क्या होता है, बहुब्री को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए कि बहुब्री क्या होगा। बहुब्री में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ध्यान से देना है। दो चार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लाइफ में आप कभी बहुब्री मत पढ़ना, आप लाइफ में कभी बहुब्री मत पढ़ना, ये मैं वादा कर रहा हूं। बस दो तीन पॉइंट बस ध्यान से देखना कि दोनों पद जो होता है, इसमें दोनों पद जो होता है अप्रधान रहता है। पहला पॉइंट अप्रधान रहता है भाई। इसमें पहला पॉइंट यह है कि दोनों पद अप्रधान रहता है। लो दूसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका तीसरा अर्थ निकलता है। अभी चीजें नहीं समझ आएंगी, इसका तीसरा अर्थ निकलता है भाई, तीसरा अर्थ होता है, लिख लो। आप बात कहेंगे कैसे, तो भी बता दूंगा अगर ये चीजें समझ में आ गए। जैसे अगर आपने एक देखा होगा, अगर ये पीताम्बर है, मान लो अगर पीताम्बर को ले लिया यहां पर, ये अगर मैं यहां पर पीताम्बर जी को ले लिया, तो भाई जिसका भी पीला वस्त्र होगा धारण करने वाला कौन होता है, हमारे कृष्ण जी होते हैं। तो यहां पर कृष्ण लिख दो, कृष्ण जी लिख दो भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ अगर पर्यायवाची भी कभी दिख जाए, ये अगर जैसे कि मान लीजिए कमल लिखा हुआ, तो ये किसके लिए भाई, अगर कहीं पंकज दिखे आपको, तो भाई पंकज जो होगा वह तो कमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यह कह सकते हैं जिसका तीसरा अर्थ निकले क्या कहलाएगा, हमेशा के लिए बहुब्री कहलाएगा। अगर बहुब्री नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर बहुब्री आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप एक चीज नोट करना, आपके लिए हमेशा जुगाड़ स्पेशल लेके आता हूं। आप कहेंगे क्या, अब ये मुझे नहीं पढ़ना है कि इसका तीसरा अर्थ निकलता है, प्रधान होता है भैया, अप्रधान दोनों होते हैं, ये सब अगर आपको नहीं, कुछ बच्चे स्टूडेंट होते हैं अगर उनको नहीं पढ़ना चाहे, ये तो कंसेप्ट था, अगर जानना चाहते हैं तो पहचान सकते हैं। लेकिन अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मुझे डायरेक्ट आंसर लगाना है एग्जाम में जाके, भाई वो तो बड़ी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट जाइए आंसर लगाइए। तो बात किया जाए कौन कौन सा ऐसा हो सकता है, कहीं अगर आपको ना, अगर कहीं आपको अगर पर्याय दिख जाए, पर्यायवाची दिख जाए, या कहीं आपको भगवान होता है, ये भगवान के नाम दिख जाए, अगर ये कहीं भगवान का नाम दिख जाए या पर्यायवाची दिख जाए, लगा के चले आना। 100% बोल रहा हूं, 100% चीजें क्या होती हैं आपकी हमेशा के लिए बहुब्री होती है। इस चीज को विशेष ध्यान देना। हाँ, आप कहेंगे भगवान के नाम में क्या होते हैं भाई, दशानंद भगवान की बात किया जाए, दशानंद तो रावण जी थे। वो सारी चीजें जब भी आएंगी, मोस्टली चीजें हमेशा क्या कहलाएंगी, आपके पर्यायवाची भगवान के नाम, ये क्या होता है आपका बहुब्री आता है। तो पीताम्बर भाई तीसरे के लिए यूज किया गया। और अगर तीसरा यूज नहीं समझ में आता तो नोट भी लिखवाया हूं, कहीं भगवान का नाम दिख जाए, भगवान का नाम दिखा हुआ है, राइट ऑप्शन की बात की तो यही है। द्वंद्व में भाई दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, ये दोनों पद जो होते हैं ना, ये दोनों पद जो होगा क्या होता है, प्रधान होता है। उसमें तो था अप्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। जैसे लिखा हुआ है रात लिखा हुआ है, तो भाई लो दिन भी लिखा हुआ है। अगर भाई है तो बहन है, माता है तो पिता है, अगर चाचा है तो चाची है। हाँ, ये सारी चीजें आपका किस में आती हैं, हमेशा द्वंद्व में आती हैं। अगर द्वंद्व भी नहीं समझ में आता तो भाई एक दूसरे का उल्टा होता है। इस चीज को ध्यान देना कि एक दूसरे का जब भी कहीं आपको द्वंद्व की पहचान करनी है, चीजें जब उल्टा लिखा हो, चीजें जब भी उल्टा लिखी हो, आंख बंद करना, ऐसे लगा देना, द्वंद्व ही सही होता है। क्योंकि चीजें जब भी उल्टा लिखा हो तो द्वंद्व ही सही होगा और कुछ नहीं। चाहे भाई बहन लिखा हो, दूध रोटी लिखा हो, माता पिता लिखा हो, भाई बहन लिखा हो, चाचा चाची लिखा हो, काका काकी लिखा हो, भाई जो कुछ लिखा रहेगा अगर उल्टा है द्वंद्व है। कर्मधारय के लिए विग्रह करने पर हमेशा आपको है मिलता है जो के समान आपको मिलेगा। आप कहेंगे कैसे भैया, आपको मालूम है महात्मा अगर लिख दूं कहीं तो महान है जो आत्मा, वही तो है महात्मा। महाजन महान है भाई जो जन, जो महान है जो जन, वही तो है महान है जन। जो महान है जो मिला, आपका क्या कहलाएगा, आपका कर्म धारय का। द्विगु के लिए थोड़ी पढ़ना है, द्विगु के लिए आपको करना क्या है, द्विगु के लिए चीजें बस संख्यावाची दिख जाए।
आपको अगर चीजें संख्यावाची दिख जाएं तो आप लगा के चले आना, लगभग नहीं हमेशा सही होता, संख्यावाची ही रहता है। आप कहेंगे कैसे, तो इसमें संख्यावाची में जैसे चौराहा हो गया, 4 दिखा आपको, चौराहा में 4 दिखा, हमेशा चौराहा में 4 दिखा, हमेशा क्या होगा आपका द्विगु कहलाएगा। और बात कर लूं, अगर पंचवटी लिखा हुआ है, पंचवटी लिखा हुआ है तो पंचवटी क्या है, 5 लिखा हुआ है तो 5 में जब मिलेगा तो आपका संख्या है, संख्या है तो द्विगु होगा। ऐसे ही आपको ध्यान देना है। बात किया जाए, हाँ राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो आपका यही ऑप्शन सही था। अब चलो क्वेश्चन नंबर आ गया 13 नंबर। दक्षिण का विलोम शब्द होता है, दक्षिण का आपको विलोम बताना है। दक्षिण की बात करें तो मैं बताता हूं, दक्षिण के लिए कभी ये गलती मत करिए कि दक्षिण जैसे एक तो होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है कि एक तो भैया उत्तर होता है, एक तो उत्तर होता है, साथ साथ ये दक्षिण होती है बेचारी, और यहाँ पर अगर यहाँ पर पूर्व लिखा है तो यहाँ पर पश्चिम लिखा रहता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कुछ बच्चे करते हैं क्या कि अगर यहाँ पर पूछा है दक्षिण तो सीधा सीधा करते हैं भैया दक्षिण है तो ऑप्शन में अगर उत्तर रहता है तो सटाक से ऊपर चले जाते हैं कि भाई वही होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दक्षिण का विलोम जब भी बात किया जाए विलोम के लिए तो हमेशा जब भी सटीक की बात की जाए तो वाम होता है। यही वाम है बेचारा जो आपका दिन रात सही होने के लिए तैयार रहता है। दक्षिण के विरोध होता है, यानी कि दक्षिण के विलोम होता है, विपरार्थक होता है, हमेशा विलोम का आपका वाम दक्षिण का ही होगा। बात किया जाए यहां पश्चिम के लिए, भाई अगर आपको पता चल गया, एक चीज हमेशा नोट करना, जब भी पश्चिम की बात किया जाए, अगर ये पश्चिम की बात किया जाए इस पश्चिम का तो भाई पूरब होने के बाद तो ये तो यहां से चला गया, ये तो हो गया। आपका दायां है तो भैया कहीं बायां होगा, लो लिख दिया। अगर कहीं दायां है तो कहीं बायां भी रहा होगा, इस चीज को भी विशेष ध्यान देंगे। अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि आशा का विलोम बताइए आप लोग, आशा का विलोम शब्द क्या होगा। राइट ऑप्शन ही है आप सभी का, ये राइट ऑप्शन ही है, वाम ही होता है। आशा का विलोम शब्द है, आप ही लोगों को बताना है कि जो ये आशा का विलोम अगर कुछ होता है तो उसका होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए हाँ राइट हो आप लोगों का ऑप्शन एकदम जबरदस्त तरीके से, भाई आशा है तो निराशा है, आशा है तो निराशा है। मैं आपको हमेशा बताया हूं जब भी एक दूसरे का क्या देखना है, जैसा शब्द होता है वैसा विलोम होता है। तो आप कहेंगे ये उम्मीद क्या है, तो ये आपका ना उम्मीद क्या है। अगर ना उम्मीद की विलोम की बात किया जाए क्या होगा, तो इसमें से ये ना कट कर दो, उम्मीद हो जाएगा आपका विलोम। अगर बात की जाए इसका विलोम क्या होगा तो इसको हटा देना, ना उम्मीद हो जाएगा। एक दूसरे को क्या है, विलोम है। यहां पर एक हताशा लिखा हुआ है, भाई हताशा है तो जाहिर सी बात है, हताशा जब आश्वासन किसी को दे दीजिए आप, अगर कोई हताश हो गया है, परेशानी है बेचारे को, तो उसको आप शांत करने के लिए आश्वासन दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सारे मंत्री लोग हमेशा जो होते हैं वो आश्वासन देते हैं, तो भाई यहाँ पर आश्वासन हो गया, यहाँ पर आशावान हो गया। कोई आश्वासन लिख सकते हो, आशावान लिख सकते हो, मतलब तो एक ही है, आशावान लिख दो या आश्वासन हो गया, मतलब वो है, आपको अब समझना था। हाँ ये आपको दुराशा है, भाई दुराशा है तो दुराशा के लिए भी कोई जुगाड़ होगा। अगर दुराशा है तो कोई आशा रहा होगा तभी तो दुराशा हुआ। दुराशा आशा भाई कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन आपको पता होना जब भी आपका आशा जी होना, ये आशा जी हो तो निराशा जी को ही सही माना जाता है। दुराशा नहीं आता तब निराशा ही आपका काम देता है, इस चीज को ध्यान देना। आपका बी ऑप्शन राइट है, जरा सा गलती नहीं है। अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15 नंबर है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने संज्ञा नहीं पढ़ा हुआ है तो भाई आज से आप यह जान लीजिए कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जब भी होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ऐसा थोड़ी पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना कैसा है मैं बताता हूं। अगर कोई आपकी मान लीजिए दुनिया है, ये आपकी क्या है, दुनिया है। अगर दुनिया में, ये मैं लिख देता हूं, हमेशा लिखता हूं आप ही लोगों के लिए, दुनिया में हम जिसका न कोई न, दुनिया में कोई नाम है, दुनिया में कोई भी नाम है, संज्ञा कहलाएगी। परिभाषा खत्म, संज्ञा कहलाती है। आप कहेंगे कैसे भाई, ये पेन है तो भाई पेन का नाम है, कौन सा पेन है, रेनॉल्ड का पेन है या फिर किसी का भी पेन हो सकता है। जब भी पेन आए तो आपका क्या कहलाएगा, हमेशा के लिए संज्ञा कहलाएगा। अगर किसी का कोई नाम है, पंखा, कूलर, फ्रिज, आपका बोर्ड, जो भी है कोई नाम है तो क्या कहलाएगा। दुनिया में कोई भी नाम हो आपका संज्ञा कहलाता है। परिभाषा यही था।
अब क्या होता है, अर्थ के आधार पे पूछा हुआ है तो अर्थ के आधार पे लिखना पड़ेगा भाई। अर्थ के आधार पे अगर होता है तो क्या क्या होता है। एक तो आपने सुना होगा व्यक्तिवाचक, सुना होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाई लिख देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। भाववाचक, एक तो होता है भाई समूहवाचक, देखो बात किया जाए तो समूहवाचक, और एक होता है द्रववाचक। ये सारी चीजें आपके आते हैं, कहां से आते हैं, आपके अर्थ के आधार पे पूछा जाता है। और कभी भी पूछा जाए आपसे कि मुझे बता दो कि बस केवल आपका संज्ञा कितना होगा, तब तो आपको संज्ञा 3 लगाना है, आपको संज्ञा 3 लगाना है। लेकिन यहां पर जब भी अर्थ जोड़ दे, अर्थ का मतलब पूरा, अर्थ का मतलब भाई अर्थ जोड़ दे तो ये आपको +2 बढ़ जाते हैं, यही आपको समझाने का मतलब था। तो ये आपका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अगर 5 दिखता होगा तो आपका राइट ऑप्शन है आपका 15 का बी ही ऑप्शन, आपका मात्र एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। इन सारी चीजों को भी नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया 16 नंबर, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान का मतलब होता है क्या, मैं बता दूं। अपादान के साथ हमेशा हमेशा से होता है, हमेशा हमेशा उसके साथ कंडीशन के साथ भाई एक चीज होता है से होता है, लेकिन उसका एक पर्सनल कंडीशन होता है। अपादान का एक पर्सनल कंडीशन होता है। पर्सनल कंडीशन ये होता है कि इसमें हमेशा अलगाव का बात किया जाता है, अलगाव, अलगाव की बात किया जाता है। इसमें हमेशा से तो रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा अलगाव की बात किया जाता है। और अलगाव का बात तभी होता है जैसे कि यह पेन मान लीजिए कि मुझसे गिर पड़ा नीचे, तो आप इसे बोलेंगे तो मुझसे अलग हो गया। और अगर आप अपने छत पर से स्वयं गिर जाते हैं, या फिर अधिकांशतर बच्चे तो गिर ही जाते हैं, हमारे यहाँ तो भाई कोई ना कोई गिरता था, आपके यहाँ भी गिरते होंगे। तो जब भी आपको अलगाव की बात किया जाए, दूर हटने की बात किया जाए, पास न रहे, अलगाव का भेद होगा या तो से होगा, उसके साथ कंडीशन के लिए तो हमेशा अलगाव का बात किया जाए, अपादान कहलाता है। ये सारी चीजें अपादान कहलाती हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो से है, तो हम ऑप्शन सी को चुनेंगे क्योंकि इसके साथ से है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी उसकी में है, किसमें है पता नहीं। भाववाचक अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको भाववाचक क्या होगा। भाई भाव का मतलब ही होता है किसी चीज की फीलिंग करना, भाव को समझना। और अगर आपको इसका परिभाषा अगर पढ़ते होंगे तो परिभाषा भुलवा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका परिभाषा सटीक तरीके से कौन सा हो सकता है। आपकी ये आंख है, मैं हमेशा आंख को लेके चलता हूं भाववाचक के लिए कि इसमें क्या हुआ। आंख से आपको जो कुछ दिखाई न दे, ये परिभाषा है, दिखाई न दे। लो, आपके आंख से दिखाई न दे भाई, परंतु एक चीज कंडीशन होता है, उसका नाम होना चाहिए, परंतु नाम हो, परंतु बस नाम हो, क्या कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा। आप कहेंगे ऐसा परिभाषा है, हाँ भाई ऐसा ही है। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि भाववाचक का परिभाषा पढ़ के जाना है। आंख से न दिखाई दे परंतु बस नाम हो, तो आप कहेंगे कैसे। तो आपने अगर कहीं देखा होगा, अगर आपको अगर कहीं देखा होगा तो ये बचपन देखा हुआ। अरे बचपन आंख से थोड़ी नहीं दिखता है, बचपन आंख से नहीं दिखता, बस नाम होता है, कोई बात नहीं भाई। अगर ये प्रेम है, अगर प्रेम जो होता है, प्रेम या प्यार कहिए, प्यार आंख से थोड़ी नहीं दिखता है, केवल नाम होता है, कोई बात नहीं। क्रोध क्या होता है, अगर ये क्रोध किसी को ज्यादा आता है तो क्रोध आंख से दिखता है क्या, क्रोध आंख से तो दिखता नहीं, केवल नाम होता है। जब भी नाम हो और आंख से ना दिखे तो क्या कहलाता है, हमेशा भाववाचक लाए। बात किया जाए हंसी की, चलो यहां पर मैंने लिख दिया भाई हंसी भी एक प्रकार से, यहां पर क्या किया, लिख दिया आपका, लो हंसी भी लिख दिया। हंसी आपको अपने ही आंख से दिखाई नहीं देती, परंतु क्या होता है, बस नाम होता है भाई। नाम होगा तो क्या कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा। हंसी आपको कंडीशन आंख से दिखाई नहीं देना। राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो आपका हाँ, हाँ सटीक ऑप्शन है ये, आपका हमेशा सही होगा। सौंदर्य उसकी हंसी में है, आंख में थोड़ी ना है, उसके हंसी में है, कि हंसी उसका जबरदस्त तरीके से दिखा। भाई बाल को तो कोई भी देख सकता है, आंखों तो कोई देख सकता है, मुखमंडल क्या होगा भैया, मंडल की बात थोड़ी किया जाता है, तो आपके सम्मुख की बात किया जा रहा है, तो ऐसा है ही नहीं। 17 का ऑप्शन की बात किया जाए
तो हंसी ही एक मात्र ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 18 दिया हुआ है कि भवन का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा है कि इसमें भवन का पर्यायवाची है, तो आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची के अंतर्गत एक दो चीजें होती हैं, उसे भी विशेष ध्यान देंगे आप लोग कि अगर भवन दिया हुआ है तो भवन में क्या क्या इस्तेमाल है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है भाई, आप तो एक तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो निवास होता है, एक तो आपने देखा होगा एक तो निवास होता है, निवास होता है। आप बोलेंगे ना चाहते हैं तो सदन बोलिए, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो भैया आलय बोल सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर आप देखिए धाम भी दिया है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीजें आपको धाम होगा भैया धाम, ये सारी चीजें इसमें आते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें देता है, अगर बात कीजिए और क्या होगा, गे होगा और क्या, ये सारी चीजें जो होती हैं। अगर ग्रह गृह भी कह सकते, ग्रह नहीं करना है, ये आपको ग्रह नहीं करना है, आपको गृह करना है, ये आपको गृह, ये जो होता है ये भी तो आपका होता है। हाँ, राइट ऑप्शन। देखिए कंफ्यूजन होगा, मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूं आपके, कि जब भी आपको हमेशा ये भवन का पर्यायवाची पूछा जाए, भवन का पर्यायवाची पूछा जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई धाम तो इसमें भी है, धाम तो इसमें भी है। और धाम के लिए अगर निवास की बात करें तो धाम और आपको धाम और ये घर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भवन जब भी पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में घर बैठा हुआ है तो भवन की बात नहीं किया जाता, धाम की बात नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा। जब भी आपके ऑप्शन में घर बैठा हो तो हम घर के साथ जाएंगे, अगर ये घर नहीं होता तब हम अपने धाम के साथ जाते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म ना हो उसे कहेंगे क्या। एक शब्द बताना है कि अजन्मा, अजर, अनादि और स्वयंभू भी दिया हुआ है, हर हर स्वयंभू, आपको भी पता है ये जब भी पूछा जाए जिसका जन्म न हुआ हो या न हो उसे क्या कहेंगे भाई। लो, अजन्मा होगा तो उसी का नहीं होगा, कहते हैं अगर अपने बाप का असल अजन्मा है तो सामने आ भाई, असल जन्मा भाई वही होता है, अगर जन्मा न हो तो सामने मत आ। ये सारी चीजों को भी ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन की बात किया जो सही था। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, 20 है ये है कि दोपहर के बाद का समय, हाँ लंच वगैरह आपका भी होता है, अगर आप मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो एक होता है लंच होता है, आपको खाने पीने का समय मिलता है, तो दोपहर के मोस्टली ज्यादा चीजें मिलती हैं, दोपहर के समय मिलती हैं, तो वही पूछा है दोपहर के समय के बाद के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपर्युक्त आपको बताना है। सही है, गलत नहीं है, सही है। एक शब्द बता दीजिए भाई, ये दोपहर के बाद का समय को क्या कहेंगे। दिन, संध्या, पूर्वा और आपका अपराह भी दिया हुआ है। देखो, आप कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इसके पूर्वा मतलब भाई इसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपके इसके साथ जाना पसंद करेंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं गलत हो भाई, आप ऐसा नहीं करोगे। आप करोगे क्या, हमेशा आप डी ध्यान देना, अपराह जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि तीसरा समय, तीसरा समय जब भी होगा, तीसरा पहर बोलिए या तीसरा समय बोल सकते हैं, तीसरा पहर भी बोल सकते हैं। लो, तीसरा पहर भी होता है इसका, यही बताता है कि अपराह है, यही बताता है कि आपका क्या है, अपराह है, तीसरा समय दोपहर के बाद। एक तो प्रथम पाली होता है, एक तो सेकंड पाली का एग्जाम होता है, एक थर्ड पाली का एग्जाम होता है, थर्ड पाली को ही बोलते हैं तीसरा वाला पल जो होता है पहर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, मोहन नहीं आने वाला, मोहन नहीं आने वाला, मोहन ने क्या किया, मना किया हुआ है। भाई ऐसा है कि मैं आज तो आऊंगा नहीं, आप चाहे जो कर लो, आज तो मैं नहीं आऊंगा। जब भी देखिए, अगर कहीं भी अगर आपको संदेह होने का भय पाया जाए तो भाई संदेह होता है, सकारात्मक की बात नहीं है यहाँ पर, बात किया जाए नकारात्मक, आपका राइट ऑप्शन है। क्यों, हमेशा इसमें आपको ना नहीं का भेद होगा भाई, हमेशा चीजें ना मना किया जाता है, मना कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है कि भाई ऐसा है। आप मान लीजिए मेरे घर पे आते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, मान लो मुझे बुलाने आते हैं, तो मेरे ही घर पे कोई बैठा हुआ है, बोलेगा भाई वो तो नहीं जाएगा, आप लोग जाइए, मना कर दिया। बोलेंगे भैया कहाँ है आज, तो भैया बोलेंगे आज तो है ही नहीं। मना करने का भाव जब भी हो आपका हमेशा सही होता है। चलो अब आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ होगा। लो, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? एक वैद अनेक बीमार। भाई एक वैद है तो अनेक बीमार कहां से होगा? आप ही लोग सोचिए अपने दिमाग से कि भाई एक तो वैद है बेचारा, तो अनेक कहां से बीमार हो जाएगा? तो हो ही नहीं सकता। किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग जब अधिक हो जाए, जब किसी वस्तु की पूर्ति कम हो और मांग अधिक हो जाए तो क्या कहलाएगा? एक अनार 100 बीमार। ये आपका सही होगा। महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, भाई दवाओं की कमी कहां से होगी? जब होगी तो देखा जाएगा। कौन सा कोविड का समय चल रहा है? किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना, ये नहीं होता। किसी वस्तु की जब की पूर्ति कम हो, अधिक मांग हो, तो वही कहलाएगा भाई, और कुछ नहीं। 23 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? ये तो मैं बचपन में मुझे लोग बोलते भी थे, शायद आपको भी बोलते होंगे, तो बात अलग है। हाँ, कभी भी पूछा जाए आपसे कि 9 दिन चले 2.5 दिन कोस, तो भाई चीजें पढ़ने के बाद ही पता चलती हैं इसमें कौन सा होगा। बहुत धीमी गति से काम करना या बहुत धीमी गति से चलना। भाई बहुत धीमी गति से तो चलना थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि काम होता है उसमें। अधिक समय से कम काम करना, ऐसा थोड़ी ना है। हरामखोरी ये यार ऑप्शन में कैसे आ जाते हो आप लोग? बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप उनको भी पता है चीजें गलत हैं। देखिए, जब बहुत धीमी गति से काम करना होता है तो आपको क्या कहलाता है? 9 दिन चले 2.5 कोस, वो आपका सही ऑप्शन होता है। जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मैं तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आप लोग बोल सकते हैं कि 9 दिन चले 2.5 दिन कोस, लेकिन ये है कि अभी आपका ये सीखने का समय है, इसको आपको गंवाना नहीं है। इसमें आपको और समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला हुआ है, आपका मुझे 24 घंटा नहीं चाहिए, आपका सिर्फ मुझे 1 घंटा चाहिए। इसलिए ये मेरे पे तो लागू हो जाता, लेकिन मैं तो कुछ सिखाने के लिए आता हूं आप सभी को। तो चीजों को आप लोग सीखिए, बेहतर रूप से सीखिए, ताकि दोबारा जिंदगी में आपको हिंदी कभी ना पढ़ना पड़े। हिंदी से अगर आपको छुटकारा पाना है तो एक बार मन लगा कि पढ़ो, उसके बाद दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन की बात किया जाए तो ए ऑप्शन राइट है। हाँ, 24 नंबर है ये कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर भाई छंद अगर दिया हुआ है तो कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख अगर हुआ भाई, वो कहां से मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये उपनिषद भी दिया है भाई। पुराण वगैरह तो थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। हाँ, खेलना चाहेंगे तो आप वेद में खेल सकते हैं। अथर्ववेद थोड़ी ना दिया है आपको, 3 ही वेद इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप खेलना चाहें भाई, यजुर्वेद और आपके सामवेद के अंतर्गत कभी नहीं आता छंद का उल्लेखन। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो यही आपका बेचारा जो पुराना है ना, यही आपका एकमात्र सहारा होता है आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए। ऋग्वेद एकदम करेक्ट है। आ गया 25 नंबर, ये आप लोग समझने का प्रयास करिए कि जहां उपमेय का निषेध, मना करना, इसका मतलब आप नहीं समझे तो इसका मतलब होता है मना करना। भाई मना किया हुआ है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, वहां होता है क्या होता है पता नहीं। ये देखिए, मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से चलोगे तो ये तो परिभाषा होता है। ये तो मेरे हिसाब से परिभाषा है, और मैं परिभाषा को काट देता हूं, क्योंकि मैं परिभाषा पढ़ाता ही नहीं हूं। क्योंकि मुझे वो चीज मालूम है कि जब चीजों को देखकर डायरेक्ट आंसर की तरफ जाया जा सकता है, तो आपकी तो जरूरत ही नहीं हुई। तो आप बोलेंगे कैसे इसमें होने वाला है, तो मैं बता देता हूं कि अभी इसमें देखा जाए तो ऑप्शन रूपक में क्या होता है? रूपक में हमेशा आपको योजक चिन्ह तो दिखेगा। भाई रूपक में आपको योजक चिन्ह तो दिखेगा, पर कंडीशन होता है कि सा, से, सरिस, ये नहीं दिखना चाहिए भाई। इसके साथ कंडीशन होता है, इसके साथ ये कंडीशन होता है कि आपको योजक चिन्ह दिखेगा, सा से सरिस नहीं दिखेगा। तो वही कहलाता है जहां उपमेय, इतना भी नहीं पढ़ना है, जहां उपमेय पर उपमान का भैया आरोप लगा दिया जाता है तो क्या कहलाएगा? हमेशा रूपक कहलाता है। ज्यादा थोड़ी पढ़ना था इसमें। हमेशा इसमें आपको क्या रहेगा? आपका योजक चिन्ह होगा, सा से सरिस नहीं होना चाहिए, लगा के चले आना, रूपक ही होता है।
उत्प्रेक्षा के लिए हमेशा बात करना कि हमेशा इसमें क्या क्या मिलेगा। कंडीशन होता है भाई मनु मिलेगा, जनु मिलेगा, एक तो जनहु होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी मिलती हैं, साथ साथ जो मिलता है और त्यों भी इसी में मिलता है। तो आपका उपमा के लिए क्या होगा, उपमा के लिए भी कंडीशन होता है, उसके साथ तो योजक चिन्ह आता है, परंतु एक चीज कंडीशन इसके साथ भी है भाई, जब इसके साथ कंडीशन में मना किया हुआ है, ये होना चाहिए, इसको मना किया हुआ है, लेकिन इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है भाई, इसके साथ तो हमेशा योजक चिन्ह होना चाहिए, उपमा की पहचान करना है, और लेकिन उसके साथ सा, से, सरीस, ये सारी चीजें जो सा से सरीस होती हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए इसके साथ। ये इसका कंडीशन है। बात किया जाए जहां कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ए ऑप्शन ही राइट है। जहां पर में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है, तो परिभाषा इतना थोड़ी देखना है आपको, ये सारी चीजों को भी। जैसे आप बात करेंगे कौन सा, भाइयों जी आपने देखा होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भैया वही राम रतन, भाई ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, योजक चिन्ह मिला, हाँ मिला, उपमेय पर उपमान का आरोप भी मिला भाई। अब देखो आगे, हमेशा आप यहां देखेंगे क्या होने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। मैं देशज, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर शुरू से जुड़ा होगा उसको मालूम चल गया होगा कि देशज क्या होगा। भाई जिसके उत्पत्ति का स्रोत ही ना पता हो, कोई ऐसा है जिसके उत्पत्ति का स्रोत ही ना पता हो, तो उसे हम बोलेंगे देशज, वही आपका देशज है। तो इसमें तुम्हें बताया कि भाई कटोरा हो, ये आपका तुम्हें बताया कि भाई मेहमान वगैरह आते हैं तो कटोरा नहीं बोला जाता, कटोरी बोला जाता है उसको, लेकिन कटोरा बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। भाई आपको एक चीज बताया कि तेंदुआ जो होता है वह आपका फेवरेट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया देशज के लिए, ये आपका एकदम राइट ऑप्शन है। अग्नि होगा तो आग होगा, ये तो भाई आग जब हो जाएगा, जब अग्नि है तो आग है, आग है तो आपका तद्भव है, अगर तत्सम की बात अग्नि है। इन सारी चीजों को भी देखेंगे, क्षेत्र खेत होता है, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। हाँ अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 27 की नहीं पराग नहीं मधु मधुर, भाई मधुर मधु, फिर रुकना है आपको कि नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, भाई फिर आपको अल्प विराम दिए, आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। चलो आज अगर आपने छंद नहीं पढ़ा, तो अगर मेरे पेन के साथ रहेंगे तो ऐसे छंद को आंख नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर लगा देना, बस समझना है, कंडीशन होता है, सीखना है उसे क्या होगा हमेशा याद करना। भाई एक तो कंडीशन होता है दोहा के लिए, हमेशा जब भी पूछा जाए, दोहा के लिए जब भी पूछा जाए तो उसके लिए भाई आप ये लोग ना यहां बना लिया करो, दोहा के लिए एक तो इसमें बना लिया करो, 4 खाना बना लिया करो। क्या क्या होगा मैं बताता हूं, एक तो होगा प्रथम, एक तो होगा द्वितीय, एक होता है तृतीय, एक होता है चौथा नंबर यहां आ जाएगा। यही आपका ये कह रहा है कि इसमें आपकी हमेशा 13 लाइन होती है, इसमें हमेशा आपकी 13 लाइन होती है, इसमें आपको 11 मिलेगा, इसमें आपको 13 मिलेगा, फिर इसमें आपको 11 मिलेगा। ये आपकी लाइन होती है कि पहली लाइन में ये आपको अल्प विराम दिया है तो अल्प लगा दिया, यहां पर भी अल्प है, लो यहां पर भी अल्प है, आपको अल्प लगा हुआ है, तो ये पहली लाइन में आपको 13 मिलेगा, दूसरी लाइन में आपको 11 मिलेगा, फिर तीसरी में आएंगे 13, फिर चौथी में आपको 11 मिलेगा। हाँ एक चीज और कभी भी ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज बेहतर रूप से मिलेगा कि जैसे कि आपने स्वर पढ़ा हुआ है, आपने अगर स्वर पढ़ा हुआ है तो स्वर की मात्रा जो होती है वह 11 होती है। 11 में तो पहली बात तो एक होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ होता है, एक होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ। तो आपको तो एक चीजें पता चल गई भाई इसमें कि लघु के लिए एक तो छोटा अ इस्तेमाल किया जाता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ये सारी चीजें जो होंगी 3, ये जो 4 होते हैं आपके लघु कहलाते हैं, और स्वर की मात्रा 11 होती है, यानी कि 7 जो भी बच गया आपका, ये 7 जो बचा हुआ है इसमें बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सारी चीजें आपके साथ में आ जाएंगी। इसके लिए भी एक चीज होता है, ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हमेशा एक बार काउंट किया जाता है। अगर कोई चीजें आपके छोटे छोटे हैं तो उसको एक बार काउंट किया जाता है,
और जब भी बड़े लग जाए, दीर्घ लग जाए, बड़ी ई की मात्रा बड़ा आ की मात्रा लग जाए, उसके लिए हमेशा 2 बार काउंट किया जाता है उसको। आओ काउंट करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो अच्छा है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखेगा तो 1 बार काउंट करना है। और आपको जब भी दीर्घ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, चाहे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए ओ दिखे, 2 बार काउंट करना है। चलो, यहां पर दिया है कि भाई अ है तो अ तो इसमें है, 1 बार काउंट होगा। इसमें छोटी की मात्रा लगा है, छोटी की मात्रा यानी कि तो 1 ही बार काउंट होगा। 1 2 3, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई 11 आपको मिल गया, 7 7 12, और इसमें छोटा हो 13। भाई 13 मिला, हाँ 13 मिल गया। जब भी आपको 13 मिल जाए तो फिर आपको आगे 11 मिलना चाहिए, 13 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है 11 मिलना चाहिए। चलो खोजते हैं। 1 2 3 4 बड़ा है, 5 6 7 इसमें बड़ा है, 8 9 इसमें बड़ा है, 10 11। आप कहेंगे कैसे? फिर से काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही आपको करना था। इन सारी चीजों को भी विशेष आप लोग ध्यान देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भाई ऊपर 11 है, नीचे 11 है, इधर 13 है तो इधर भी 13 होगा। जब ऐसा कंडीशन आप लोगों के साथ आ जाए तो करना कुछ नहीं है, करना आप सभी को कुछ नहीं है, दोहा होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है दोहा होता है। कहीं दोहा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन पे दोहा छुपा हुआ है, पहले ही ऑप्शन पे आपका दोहा छुपा हुआ है। दोहा का उल्टा पूछा जाए तो सोरठा होता है, ध्यान से देखना, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। दोहा का उल्टा एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? सोरठा होता है। जब सोरठा यहां पर लिखेंगे तब तो ये 11 हो जाएगा, वहां 13 हो जाएगा, यहां पर 11 हो जाएगा, वहां पर 13 हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आया? चलो, कि वाक्य के घटक होते हैं। भाई वाक्य के देखिए 2 घटक होते हैं। एक तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। विशेषण के अंतर्गत आएंगे भाई उद्देश्य और आपके विधेय। ऑप्शन के जब पहले ही ऑप्शन पे लिखा हुआ है तो ज्यादा पढ़ना थोड़ी ना है, आपको पता होना चाहिए कि एकदम करेक्ट ऑप्शन जबरदस्त तरीके से उद्देश्य और विधेय होता है। वाक्य के कभी भी घटक पूछा जाए, भाई घटक जब भी पूछा जाए उद्देश्य और विधेय को ही होता है। ये आपका 29 है। 29 ने तितली किसकी रचना है? आप लोग बताइए। अब जो तितली है वह किसकी रचना है? अगर रचना की गई होगी भाई तो कोई ने कोई किया होगा, तो यही आपको बताना है कि तितली किसकी रचना है। भाई जब भी तितली का जिक्र किया जाए तो एक ही मात्र ऑप्शन होता है आपके लिए कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे उन्होंने ही तितली का रचना किया। आप बोलेंगे इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका एक प्रकाशित हुआ। भाई जब कोई चीज की रचना हो जाती है तो उसका एक प्रकाशित होता है, डेट होता है, समय होता है, एक निर्धारित होता है। तो जैसे कि आज के समय में 2023 चल रहा है, तो भाई उस टाइम जो था 1934 चल रहा था, ये लिख लो भाई। ऐसा होता है, ये कंडीशन होता है कि जब समय था तो ऐसा हुआ। 34 में ही जयशंकर प्रसाद ने बताया कि इसका एक ये प्रकाशित होने का समय है। रचना आपका है भैया, कौन किया है? तितली की, जयशंकर प्रसाद की है। आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। भाई आज के लिए देखो, आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए आपके लिए तो अभय बैच चलाया जा रहा है। आपको भी पता है कि अगर जिसको बेसिक से कोई चीज क्लियर नहीं होता तो इस भैया इस पे जुड़ता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अभय बैच एसएससी जीडी का जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है भाई उनके लिए भी है, और साथ साथ सीआरपीएफ एसआई के लिए भी आपकी वैकेंसी जो आई हुई है, जबरदस्त तरीके से क्लास चलाया जा रहा है। एसएससी जीडी का एकदम स्पेशल जो बैच एक तरह से आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बात किया जाए कौन से बैच, भाई फौजी बैच होता है। ये देखिए आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसको कट कर दिया जाता है, ये आपके लिए होता है। इस चीज को भी विशेष ध्यान देंगे। हाँ, और क्या होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बैच होता है। भाई आपके पास मालूम है कि हमारे अजय सर भी पढ़ाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपको जुड़ना है सही समय पर। एक निर्धारित समय मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये आपको एक बार हमेशा बोला हूं कि हमेशा याद करना, आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे कुछ लेना भी नहीं है। आपका 24 घंटा 1 घंटा उसमें निकल गया
तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। भाई आज के लिए इतना ही, बस करते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, हाय बाय, थैंक यू। भाई कल रोजाना नहीं मिलना है आपको, 5 बजे शाम को आ जाना है। ये देखिए होता क्या, मैं आप ही लोगों के लिए बनाया हूं। मैं भी चाहता तो 6 बजे कर देता, भाई 5 बजे नहीं किया, 4 बजे भी नहीं किया। 1 2 3 4 5, अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं तो क्लियर है कि 5 बजे ही क्लास चलेगा। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करूंगा अगली क्लास में।